नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवीश सर में। मित्रों, आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो वीडियो समर्पित है विज्ञान को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हिंदी और इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषयों का मैं वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष पेश कर चुका हूं। अब बारी है विज्ञान की। विज्ञान में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मॉडल है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा होनी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आज का मुद्दा है हाई स्कूल यूपी बोर्ड विज्ञान के पेपर को लेके, जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी का कलेक्शन मैं लेकर के आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जिसमें पहला पोर्शन जैव प्रक्रम को लेके है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम में पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, परिवहन आता है, जनन आता है, वृद्धि आता है तथा नियंत्रण जैव प्रक्रम का ही एकमात्र हिस्सा है। इसके साथ साथ पोषण में पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है तो आपको मालूम ही है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी क्रिया विधि क्या है, यह आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक हिस्सा होगा। इसके साथ साथ स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन क्या है, मनुष्य में जो भोजन का स्वांगीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, इस पर चर्चा होनी है। इसके साथ साथ श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन क्या है। श्वसन के बाद श्वसन के जो दो तरह के होते हैं, श्वसन दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। इसमें सातवां पोर्शन है परिवहन तंत्र व इसके प्रकार, यानी परिवहन तंत्र क्या है और यह कितने प्रकार से होता है, इस पर भी विस्तृत चर्चा होनी है। इसके साथ साथ रुधिर क्या है, रुधिर के काम क्या क्या हैं, है ना, इस पर चर्चा होनी है। इसके साथ साथ मानव में उत्सर्जन, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, आनुवांशिकता और मेंडलवाद व इसके प्रयोग क्या क्या हैं, इस पर विस्तृत चर्चा होनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैव प्रक्रम, सबसे पहले शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। तो मित्रों, जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। ये सभी को पता है कि जीवों का जो अनुरक्षण कार्य है वो निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब ये कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा एक स्थान पर बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम, देखिए शॉर्ट में जो इसका डेफिनेशन होगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। प्रकृति के सभी छोटे बड़े जीवधारियों के शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हमेशा होती हैं, जिसमें पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन तंत्र है, जनन है, वृद्धि तथा नियंत्रण है। ये सभी आपको सभी जीवों में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैव प्रक्रम दो प्रकार से होता है, एक अपचयी क्रियाओं के माध्यम से और एक उपचयी क्रियाओं के माध्यम से। जिसमें अपचयी क्रियाएं क्या है? अपचयी क्रियाएं, इन क्रियाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में जैसे श्वसन है, पाचन आदि, ये सभी क्या होते हैं? अपचयी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ उपचयी क्रियाओं में, इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण तथा जंतुओं में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो ये प्रक्रम हो गया जैव प्रक्रम। इसके बाद कह रहा है कि पोषण किस प्रकार से होता है, तो और पोषण है क्या? तो देखिए, वे सभी क्रियाएं जिनके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, पाचन, प्रचूषण तथा संश्लेषण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करता है तथा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं।
जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन है, अवशोषण है, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण है। इस प्रकार पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जो मनुष्य सहित सभी जीवों में अनेक पदों में पूरी होती है। संसार में पाए जाने वाले विविध प्रकार के सभी जंतु एवं पौधों के सभी प्रक्रम लगभग एक समान होते हैं, फिर भी जंतु व पौधों में कुछ विविधताएं पाई जाती हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसकी क्रिया विधि कैसी होती है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भागों जैसे पत्तियों, कोमल तनों आदि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अर्थात पौधों के हरे भागों द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। स्पष्टतः पर्णहरित युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। पौधे सभी जीवों के लिए भोजन संचित कर उत्पादक कहलाते हैं। ये पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अत्यंत साधारण अकार्बनिक यौगिकों, मुख्यतः जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ खनिज पोषक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पहले साधारण और बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन इत्यादि सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। इसकी क्रिया विधि क्या है प्रकाश संश्लेषण की? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल आंतरोष्मी उपाचयी अभिक्रिया है। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके अलावा बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों के ज़रूरी है कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये निश्चित मानिए कि ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण के साथ शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऊतक द्रव्य के माध्यम से पहुंचता है और कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, जहां पर विभिन्न पोषक तत्व जीवद्रव्य निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, टूट फूट की मरम्मत आदि भिन्न भिन्न कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार अवशोषित भोजन का कोशिका के पदार्थों में आत्मसात हो जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। आत्मसात हो जाना माने मिल जाना, इसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं श्वसन की। श्वसन क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव को विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीवों के शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में भोजन, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है। इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तथा यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऐसे रूप में संचित की जाती है जो आवश्यकता के समय काम आ सके। ऑक्सीकरण की इस क्रिया में प्रायः बाह्य ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। उन समस्त क्रियाओं को श्वसन कहते हैं जिनमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज व का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। यह पूरा का पूरा प्रोसेस श्वसन में होता है। अब इसमें मित्रों ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर कई बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में तकरीबन अधिक बार पूछा गया है, जिसमें ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर ही स्पष्ट करने के लिए आता है। ये लगभग 3 नंबर या 4 नंबर का आता है। ये निश्चित मान के चलिए कि ये आ सकता है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें अनाक्सी श्वसन क्या है? अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है ना, प्रायः सभी सामान्य जीवों में होता है। ये जो है अनाक्सी श्वसन है।
ऑक्सी श्वसन की अगर बात की जाए, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कंपल्सरी ऑक्सीजन। भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा ये केवल जीवाणु कवकों या कुछ पौधों में होता है। कौन सा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। इसके बाद चर्चा करते हैं परिवहन तंत्र के बारे में। परिवहन तंत्र मुख्यतः 3 प्रकार से है। एक है जल परिवहन तंत्र। अब जल परिवहन तंत्र क्या है? कुछ जलीय जीवों जैसे सितारा मछली, स्पंज, सिलिंट्रेटा में आवश्यक पदार्थों का संवहन जल द्वारा होता है। रुधिर परिवहन तंत्र दूसरा है। इस प्रकार का परिवहन रुधिर की सहायता से होता है, जैसे केचुआ है, कीट है, मनुष्य आदि में इस प्रकार से रुधिर परिवहन तंत्र होता है। तीसरा है लसिका परिवहन तंत्र। लसिका परिवहन तंत्र में लसिका यानी छना हुआ रुधिर, लसिका किसे कहते हैं? छने हुए रुधिर को लसिका कहते हैं, के द्वारा भी विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। अब रुधिर परिवहन तंत्र पर अगर प्रकाश डाला जाए तो रुधिर परिवहन के लिए सभी बहुकोशिक जंतुओं में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियां होती हैं। ये परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिवहन तथा लिम्फ तंत्र आते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित है। कौन कौन से? इसमें रुधिर है। रुधिर को सारे शरीर में भेजने के लिए एक पेशीय पंप के समान रचना हृदय है। तीसरा धमनियां हैं, है ना। इसके साथ साथ सिराएं हैं, रुधिर कणिकाएं हैं, प्लाज्मा है। ये सारी चीजें इसके हिस्से के रूप में आती हैं। अब अगर इसके बाद चर्चा की जाए रुधिर के कार्य के बारे में, तो रुधिर का कार्य क्या है देख लीजिए। इसमें सबसे पहला है विविध पदार्थों का परिवहन शरीर में किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। दूसरा है जल का संतुलन ये बनाए रखता है। तीसरा हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। चौथा है रक्तस्राव को रोकता है, जिसमें आप प्लेटलेट जानते ही हैं। पांचवा है शरीर के अंतः वातावरण का समस्थैतिक नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ शारीरिक ताप का नियंत्रण भी रुधिर के द्वारा हमारे शरीर में होता है। सातवां है चोट का उपचार। आठवां है थक्का जमना। ये सभी क्रियाएं किसके लिए हैं? रुधिर के लिए हैं। इसके बाद तंत्र बात की करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र क्या है? देखिए, उत्सर्जन तंत्र जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में निर्मित वज्र गैसों से जिस प्रकार छुटकारा पाते हैं, दूसरी उपापचयी क्रियाओं में निर्मित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन जरूरी होता है। अतः वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा इन हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। अधिकतर एक कोशिक जीव इन वर्ज्य पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीव इस काम को विशिष्ट अंगों की सहायता से करते हैं। ये आपका उत्सर्जन तंत्र है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग करते हैं। जिसमें दिया गया है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन 2 तरह से होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है। ये भी आपका अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ सकता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में नई संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा होती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनक माने मेल या फीमेल। इसके साथ साथ आनुवांशिकता और मेंडलवाद का जो नियम है वो किस प्रकार से है, इस पर विशेष चर्चा होनी है। जैसे आनुवांशिकता क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक ही जाति का जीव उस जाति के जीव उत्पन्न करता है, जैसे गाय बछड़े को, कुतिया पिल्ले को और हथिनी हाथी के बच्चे को जन्म देती है। इसी प्रकार मटर के दाने से मटर का पौधा, निबलौनी से नीम का वृक्ष तथा आम की गुठली से आम का वृक्ष बनता है। अतः संतानों में उनके माता पिता से प्राप्त इस प्रकार के लक्षणों के आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण तथा संतान में माता पिता से लक्षणों के वंशागति होने को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हेरिडिटेरी कहते हैं, इनहेरेंस कहते हैं। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवांशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जेनेटिक्स आनुवंशिकता के बारे में चर्चा हो रही है। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल वाद व इसके प्रयोग किस प्रकार से हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को उनके स्पष्ट तथा प्रायोगिक विधि से किए अध्ययन तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन के आधार पर आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
यानी मेंडल जो है आनुवांशिकी के जनक है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से सिलीसियन गांव में 22 जुलाई 1822 में एक अत्यंत साधारण स्थिति के माली परिवार में हुआ था। अब मेंडल ने क्या क्या किया, मेंडल का प्रयोग क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। उन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। पहला था, मटर के पौधा वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे अध्ययन में सुविधा हुई। दूसरा, मटर में एक दूसरे के विपरीत लक्षण मिलते हैं। तीसरा, इनमें स्वनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। चौथा था, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर तथा मादा जन्नांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से मेंडलवाद व इसके प्रयोग की गणना हुई। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इनमें से अधिकतर चीज़ें तैयार कर लीजिए। कुछ बच्चे जो मेरे स्कूल के हैं उनको मैंने कुछ बताया भी था, एग्ज़ाम के पहले मैंने बता दिया था कि उस चीज़ को आप तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ आप इसको भी तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसको रख दीजिए। इसका इच्छा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये सब तैयार कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं इसमें से। अभी देखिए, मैंने हिंदी का पेपर हिंदी का मॉडल पेपर मैंने किस तरह से बताया था, लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैंने बताया नहीं था और जो आया नहीं था। जितना मैंने बताया था वो सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग सामाजिक विज्ञान में भाग 1 भाग 2 मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए। इंग्लिश में भी मैंने भाग 1 भाग 2 बनाया, उसको भी देख लीजिए। इसके साथ साथ जीव विज्ञान है। ये विज्ञान में 3 सेक्शन है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का वीडियो आज मैंने बना दिया है। कल मैं केमिस्ट्री के वीडियोस बनाऊंगा रसायन विज्ञान की, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। आप बहुत आराम से 2 बार 3 बार 4 बार करके देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक ये ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सकेगी, जिससे और भी लोगों का भला हो सकेगा। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये सारा चीज़ आप तैयार कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपना सहयोग प्रदान करें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।